वेलकम बैक मेरे वशिंदो। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। इसका नामकरण अब तक मैंने नहीं किया। वेल होप सो नेक्स्ट पार्ट तक मैं इसका नामकरण कर दूँ। वेल यूट्यूब पे इसको किसी और ने एक्सप्लेन नहीं किया, और अगर किया भी होगा तो उसने मिड में छोड़ दिया होगा। और मैं इस माथापच्ची में नहीं फिरना चाहता। मैं इसको पूरा कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने का, क्योंकि मैंने पूरा रीड कर लिया है और आई रियली लाइक दिस मानवा। होप सो तुम्हें भी अच्छी लगेगी। तुम एक दफ़ा देख के तो देखो। वेल ज़्यादा बातें नहीं करते, सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ की स्टार्ट एक जंगल से होती है जहाँ पे अभी बारिश हो रही है। वहाँ पे हमें एक आर्मी का कमांडर दिखाया जाता है जो इस टाइम डीमन किंग से फाइट कर रहा होता है। वेल डीमन किंग हमारा मेन कैरेक्टर नहीं है। ये जो कमांडर इस टाइम हवा में उड़ रहा है ना, डीमन किंग से मार खा के, वही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। और वो कहने लगता है मुझे पहले से ही पता था वो हमें धोखा देंगे। और इस टाइम वो अपने हायर अप से बात कर रहा होता है और कहने लगता है दुश्मन हमारे दरवाजे पे खड़ा हुआ है और आप क्या कर रहे हैं? आपके पास कोई प्लान है या आपने भागने का सोच रखा है? तभी उनके जो लीडर है ना, वो कहने लगते हैं लीडर का काम होता है प्लान बनाना और पीछे से सपोर्ट करना, और तुम आर्मी वाले हो, तुम्हें फ्रंट लाइन पे होना चाहिए ना इस टाइम। और इस टाइम वो हमारे एमसी पर ही बात डाल देते हैं कि भाई तू ही भागना चाहता है, इसलिए तो हमसे आके क्वेश्चन कर रहा है। हम तो आने वाले थे, तू अब तक जंग में क्यों नहीं पहुंचा? हमारा एमसी कहने लगता है मैंने उन पर यकीन किया और मैं अपनी पूरी आर्मी को लेकर उस कमीने डीमन किंग से लड़ने चला गया। लेकिन मुझे एंड पे क्या मिला? उस डीमन किंग ने सिर्फ एक अटैक किया। एक अटैक से उसने पूरी पूरी आर्मी को मेरी ख़त्म कर दिया। मैं समझ नहीं सका उसने ये कैसे किया। हाँ, मैं ज़िंदा कैसे बच गया? हाँ, वो कमीने आए नहीं। वो कमीनों ने हमें आगे भेजकर खुद के लिए टाइम बाय कर लिया और वो पीछे से भाग गए। मुझे उन कमीनों से नफ़रत है। सही है, वो लोग गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए थे। उनकी किस्मत अच्छी थी, उनके पास पैसा अच्छा था, इसलिए वो भागना अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन मेरे जैसा एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता जो वुडन स्पून को लेके पैदा हो। और इस टाइम हमारा एमसी पूरी कोशिश कर रहा होता है उठने की, बट पीछे से डीमन किंग आ चुका होता है और वो अपनी पावर को रिचार्ज करने लगता है। हमारा एमसी कहने लगता है क्या ये मेरा अंत है? हाँ, शायद से मैं ख़त्म होने वाला हूँ। डेमन किंग और हमारे एमसी का बहुत ज़्यादा अच्छा फेस ऑफ दिखाया जाता है। वेल इसी टाइम हमारे एमसी को अपने फादर की कुछ बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पे उसका फादर कह रहा होता है बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें हमेशा मेहनत करनी होगी, एफर्ट्स करने होंगे। एफर्ट्स कभी भी धोखा नहीं देते। अगर तुम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करोगे तो तुम एक टैलेंटेड इंसान को भी हरा दोगे। एक टैलेंटेड इंसान को भी एफर्ट करने पड़ते हैं। एक टैलेंटेड इंसान तब टैलेंटेड बनता है जब वो सबसे पहले एफर्ट्स करता है। और इस टाइम हमारे एमसी का हमें नाम पता लगता है, इसका नाम है यूसंग। यूसंग कहने लगता है फादर आप गलत थे। और इस टाइम डीमन किंग हमारे एमसी को मारने वाला होता है। इसी टाइम यूसंग कहने लगता है मैंने अपना खून पसीना बहा के मेहनत की थी, मैंने वो हर एक चीज़ की थी जिससे मैं ज़िंदा रहूं, लेकिन वो कमीने। और इस टाइम वो डीमन किंग से जैसे ही फाइट करने लगता है, लेकिन डीमन किंग उसको 1% का मौका भी नहीं देता और इसी टाइम वो हमारे एमसी यूसंग को खलास कर देता है। वेल हमारा एमसी इसी टाइम मर रहा होता है। यूसिंग कहने लगता है क्या ये मेरा अंत है? इसी टाइम एक नोटिफिकेशन आता है जिस पे लिखा होता है वेलकम टू मोरिम ऑनलाइन, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे आप लेवल अप कर सकते हैं। हम आपके एक नए करेक्टर को बना रहे हैं। और इस टाइम यूसंग की एज छोटी होने लगती है। वेल एकदम से ब्लिंक होता है और हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जो इस टाइम बिस्तर में है। यूसंग हाँफते हुए उठता है। इसी टाइम एक नोटिफिकेशन आता है जिसके ऊपर लिखा होता है लोडिंग कंप्लीट, करेक्टर तैयार हो चुका है। तभी एकदम से यूसंग के फादर उसके सर पर मारते हैं। यूसंग के फादर कहने लगते हैं कब तक गधे की तरह सोता रहेगा, सूरज सर पर निकला है और अभी भी तू सो रहा है। यहाँ पे यूसंग कहने लगता है हैं क्या चल रहा है? ये तो मेरे फादर का फेस है ना? क्या मैं दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ? क्या मैं मर चुका हूँ? क्या ये हेवन है? ये तो मेरा पुराना रूम है। क्या जन्नत में जाने का मेरे रूम से रास्ता था? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, टूटी दीवारें, गंदी स्मेल। हाँ, क्या पुराने दिन याद आ गए मुझे। अगर मैं मर ही चुका हूँ तो मुझे थोड़ी देर और सो जाना चाहिए। यहाँ पे हमारा एमसी यही बातें कर रहा होता है, तभी यूसंग के फादर आगे बढ़ते हैं और यूसंग को झाड़ू से पीटने लगते हैं और कहते हैं उठ जा कमीने। और यूसंग कहता है ओ मेरी पीठ। यूसंग के फादर आगे बढ़ते हैं और कहने लगते हैं
खैर उठ जा कमीने, मैंने यहाँ पे तेरी रजिस्ट्रेशन फ़ी रखी हुई है चुआंगबन मिलिट्री एकेडमी की। वेल इसका नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो मैं इसको मिलिट्री एकेडमी ही बोलने वाला हूँ, तो होप सो तुम अंडरस्टैंड करोगे। यूसंग उठने लगता है और कहने लगता है मेरा बाप अब तक ठीक नहीं हुआ, जन्नत में आने के बाद भी। लेकिन एक सेकेंड, मिलिट्री एकेडमी की रजिस्ट्रेशन फ़ी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तभी हमारा एमसी साइड पे देखते हैं और उसे कुछ गोल्डन कॉइन दिखते हैं और हमारा एमसी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहने लगता है ये क्या चल रहा है? वेल इस टाइम हमें मिलिट्री एकेडमी की हिस्ट्री बताई जाती है, कैसे किसने इसको स्टैब्लिश किया, और हाँ यहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, इट इज़ स्टफ। वेल यहाँ पे यूसंग कहने लगता है यहाँ पे बहुत से बच्चे चाहते हैं कि वो मिलिट्री एकेडमी में जाएं ताकि वो अच्छे मार्शल मास्टर बन सकें। वेल ऐसा नहीं होता, मार्शल मास्टर की भी बहुत सी टाइप होती हैं। इसी टाइम वो बताने लगता है यहाँ पे 3 तरह के लोग होते हैं जो पैदा होते हैं पैसा, पावर और टैलेंट के साथ, उनको गोल्डन स्पून पीपल कहा जाता है। दूसरे लोग वो होते हैं जो सिल्वर स्पून है, जिनके पास पैसा होता है, पावर भी होती है, बट उनके पास टैलेंट इतना इनफ नहीं होता। और तीसरे मेरे जैसे, जिनके पास ना पैसा है, ना टैलेंट है, ना ही पावर है, उनको वुडन स्पून कहा जाता है। वेल यहाँ पे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि अमीर गरीब का कितना फ़र्क होता है। वेल यूसंग अपने फादर को देखने लगता है जो झाड़ू दे रहे होते हैं। यूसंग कहने लगता है मेरे फादर ने पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा काम किया ताकि वो इस रजिस्ट्रेशन फ़ी को जमा कर सकें और वो मुझे दी ताकि मैं कुछ अच्छा बन सकूं। तभी यूसंग बाहर निकलने लगता है और कहने लगता है वैसे अगर देखा जाए तो ये मुझे कोई ख्वाब तो नहीं लग रहा। हाँ ये सच में सच है। कितनी अजीब सी बात है ना। अभी कुछ टाइम पहले मैं बच्चों की तरह रो रहा था क्योंकि मैं डीमन किंग से लड़ रहा था, बट नाउ आसमान तो देखो कितना अच्छा मौसम हुआ हुआ है। तभी यूसंग का फादर कहने लगता है देख बेटा, तेरे को अच्छा मार्शल मास्टर बनना पड़ेगा, तेरे को मेरे जैसा नहीं बनना, तो प्लीज़ पूरी कोशिश करें। यहाँ पे यूसंग कहता है ओके फादर, और यूसंग उस पैसे को पकड़ता है और कहने लगता है ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ। जैसे ही यूसंग वहाँ से जाने लगता है तभी उसके फादर उसे स्वीट पोटैटो दे देते हैं। यूसंग कहने लगता है हाँ मुझे याद आया, मेरे फादर मुझे हमेशा से स्वीट पोटैटो देते थे जब भी मैं कहीं बाहर जाने लगता। इसे गुड लक काइंड ऑफ थिंग समझो तुम लोग। जैसे ही हमारा एमसी स्वीट पोटैटो को देखता है इसी टाइम उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें मिलिट्री एकेडमी के अंदर ज्वाइन करना होगा। अगर तुमने मिशन को कंप्लीट किया तुम्हारी फिजिकल पावर 1 नंबर से बढ़ जाएगी, और अगर तुमने मिशन को फेल किया तो तुम 3 दिन तक अपनी बॉडी का सही से यूज़ नहीं कर सकते। हमारा एमसी ये देखता है तभी वो अपने फादर से पूछने लगता है फादर आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है? ये बात सुन के उसके फादर कहने लगते हैं तू पागल हो चुका है ना यूसंग, अब बातें करना बंद कर और जल्दी से जा अकेडमी के लिए। वेल हमें चुओंग बोंग अकेडमी दिखाई जाती है, कितना अजीब नाम है। आई रियली हेट टू प्रोनाउंस दिस। वेल बताने के लिए बता दिया। इसी टाइम यूसंग कहने लगता है हाँ मुझे ये एकेडमी याद है। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कल की ही बात थी, यहाँ पे मैं आया था तभी इसके सामने 2 आदमी बैठे होते हैं, 2 रास्ते बने होते हैं और हमें बताया जाता है एक है वाइट फ्लैग और एक है ब्लैक फ्लैग। यहाँ पे यूसंग बताने लगता है यहाँ से ये असल धांधली शुरू होती है। ब्लैक फ्लैग वाले डायरेक्ट डिसाइपल बनते हैं और वाइट फ्लैग वाले आउटर डिसाइपल बनते हैं, और जो ब्लैक फ्लैग वाले होते हैं वो तो मार्शल मास्टर बन जाते हैं, वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ लेते हैं। लेकिन जो वाइट फ्लैग वाले होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ बड़ा नहीं उखाड़ सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तरह आर्मी के ऑफिसर बन जाएंगे, या फिर एक गार्ड बन जाएंगे, या फिर दरवाजे के बाहर पहरेदारी देने वाला बंदा बन जाएंगे। हाँ मुझे याद है मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं बनना चाहूँगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आती पिछली लाइफ में मैंने ये क्यों चूज़ किया था। शायद से हाँ क्योंकि मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, और वहाँ पे वो पैसे डालता है, टोकन लेता है और अंदर चला जाता है। तभी एक आवाज़ आती है नंबर 70, यूसंग प्लीज़ आगे आओ। तभी यूसंग वहाँ आने लगता है। तभी उसे एक टाइमर दिखाया जाता है। यूसंग देखता है और कहता है टाइमर, इसका मतलब मेरे पास टाइम लिमिट है कोई। वेल ये दोनों तो साइड किक हैं, मेन बंदा है टाइगोन जो इस टाइम हेड है इस एकेडमी का, और वो कहने लगता है तो बच्चे तुम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो? तभी यूसन कहने लगता है वेल मैं यहाँ पे कुछ ढूंढ नहीं रहा, मैं बस सोच रहा था टेस्ट क्या होने वाला है। ये बात सुनकर वो हेड कहता है वैसे तुम्हें क्या लगता है क्या टेस्ट होने वाला है? यूसंग अपने सामने पड़ी चीज़ों को देखता है और देखने के बाद कहता है
जैसा कि मैं देख सकता हूँ, मुझे लगता है ये टेस्ट है फाइटिंग का। जैसे ही ये बात लीडर सुनता है, वो कहता है तुम इस कंक्लूजन के ऊपर कैसे पहुंचे। यूसंग हमें बताने लगता है कि जब रियल जंग होती है ना, उसके अंदर ऐसा तो नहीं होता कि सभी एक सेम हाइट के हों। नहीं, ऐसा नहीं होता। रियल जंग में अलग अलग हाइट के भी लोग हो सकते हैं, अलग अलग वेट के लोग हो सकते हैं। इसलिए इस टेस्ट में अलग अलग वेट साइज के इन्होंने पपेट रखे हुए थे, जिनसे हमने फाइट करनी थी। उनके ऊपर एक्यूपेंचर पावर को यूज करके उनको किसी तरीके से हराना था। वेल, रियल टेस्ट तो ये था। जैसे ही ये बात लीडर को यूसंग एक्सप्लेन करता है, यूसंग की ये बात सुन के लीडर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है वेल देखो, तुमने मुझे खुश कर दिया। अब मैं देखूंगा कि तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटी भी इतनी अच्छी है जितना अच्छा तुम्हारा दिमाग है। वेल, देखते हैं। इसी टाइम कपड़ा हटाया जाता है, उसके अंदर से जो डॉल्स होती हैं निकलती हैं और वो यूसंग के ऊपर अटैक कर देती है। यूसंग कहने लगता है मैं अभी इस छोटी बॉडी के साथ यूज्ड टू नहीं हुआ, स्टिल मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं किसी तरीके से इन डॉल्स को हरा दूं। और उसके सामने 3 डॉल्स होती हैं। यूसंग उनके साथ फाइट के लिए बढ़ पड़ता है। नाउ अब हमें लीडर का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। यह पर्सपेक्टिव इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि उसकी बेटी भी इसी एकेडमी में पढ़ने आ रही है इस ईयर। दैट्स वाई वो कंसर्न्ड होता है कि उसका कौन सा क्लासमेट बनने वाला है। तो भाई साहब ने टेस्ट ही इतना हार्ड रख दिया कि कोई पास ही ना कर सके। तो उसने ऐसी डॉल मंगवाई जो कॉम्बैट पावर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और हमें यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं कि कैसे उसके अंदर पावर डाली जाए और वो वर्किंग में आ जाती है। वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। तभी इसी टाइम स्पेयर किंग कहने लगता है वेल, आपको क्या लगता है इस साल कोई बच्चा पास भी कर सकेगा? लीडर कहने लगता है बातें खुद से अज्यूम ना करो। तभी टकले मास्टर आगे बढ़ते हैं और कहने लगते हैं हाँ, इसकी छोटी बेटी आज आ रही है, वो देख लेना पास कर देगी। ये बात सुन के लीडर कहता है देखो, मैं सोच रहा था काश कोई अच्छा वर्दी उसका दोस्त बन सके, लेकिन मुझे लगता है इस साल कोई भी ऐसा बच्चा नहीं आने वाला। हाँ, अगला कौन सा बच्चा है? ये बात सुनकर स्पेयर किंग कहते हैं वैसे इस बच्चे का नाम यूसंग है और मेरे ख्याल से ये किसी वेस्ट के एरिया से आया और एज सच किसी बड़ी एकेडमी से भी नहीं आया। तो मुझे लगता है आपको इसको भेज देना चाहिए, जस्ट हमारा टाइम वेस्ट करेगा। ये बात सुनकर लीडर कहता है ना किसी बड़ी एकेडमी से और गरीब खानदान से, वेल ऐसा नहीं लगता, इसको हमें चांस देना चाहिए। वेल, बुला लो, क्या ही जा रहा है हमारा। इसी टाइम हमारा एमसी वहाँ से आता है। वेल, लीडर उसको जज करने लगता है, उसके कपड़ों को देखता है और कहने लगता है ये किसी गरीब फैमिली से लग रहा है और इसकी बॉडी भी छोटी है, तो इसमें कोई टैलेंट भी नहीं लगता। वेल, ये टाइम वेस्ट करेगा। लेकिन हमें इस टाइम दिखाया जाता है लीडर शौक है, बाकी जो उसके 2 चेले थे वो भी शौक हैं, क्योंकि इस टाइम हमारा एमसी उन डॉल्स के साथ बहुत इजीली फाइट कर रहा होता है और उनके अटैक से बच रहा होता है और किसी तरीके से काउंटर करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। हमारा एमसी कहने लगता है हाँ, ये बॉडी छोटी हो सकती है, लेकिन जो 30 साल तक मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया है वो मेरे काम आएगा। और हमारा एमसी किसी तरीके से उन डॉल से हाथापाई करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वेल, वो एक किक करता है, देन राउंड ऑफ करता है और किसी तरीके से उसका हाथ पकड़ लेता है डोल का और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, बट ही कांट, सो ही जंप ऑफ। जहाँ पे यूसंग अभी कलाबाजियां ही कर रहा होता है, पीछे से लीडर ये सब कुछ देखने लगता है और वो कहने लगता है तुम करना क्या चाहते हो बच्चे? जब कोई बंदा मल्टीपल ओपोनेंट से फाइट करता है, वो हमेशा ट्राई करता है कि वीक वाले ओपोनेंट को सबसे पहले टारगेट करे, लेकिन तुम सबसे अलग हो। तुम स्ट्रॉन्ग वन को टारगेट कर रहे हो। मैं समझ नहीं पा रहा, मुझे दिखाओ तुम करना क्या चाहते हो। यहाँ पे यूसन कहने लगता है मुझे तो लगा था मैं अभी ही हार जाऊंगा और मेरी समझ नहीं आ रही मैं इसको कैसे हराऊं। ये डॉल मेरे से काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और मेरी इस छोटी बॉडी के अंदर कोई ताकत नहीं जो मैं कुछ कर सकूं। ताकत से मुझे याद आया, एक टेक्निक थी, शायद से मुझे वो ट्राई करनी चाहिए। और यहाँ पे डॉल उस पर अटैक करती है, यूसंग उसको डॉज करता है। आगे बढ़ते हुए वो अपने थंब से किसी जगह को प्रेस कर देता है और इसका नाम प्रेसिंग मेथड रखा गया। आई डोंट नो, क्या अजीब सा नाम है। बट जैसे ही वो प्रेस करता है उस डॉल की पावर सी खत्म हो जाती है। तभी यूसंग उसकी मेरिडियंस पे पंच करता है और उस डॉल को दूर उड़ा देता है। ये देखकर पीछे बैठा लीडर और उसके दोनों चमचे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। टकला कहने लगता है क्या उसने जस्ट अपनी फिस्ट से उसको कैसे हरा दिया? तभी स्पेडकिन कहने लगता है नहीं, उसने अपनी फिस्ट का यूज नहीं किया, उससे पहले उसने क्या किया। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे यूसंग ने अपने नकल को आगे किया हुआ था और कहने लगता है मुझे पता था मैं कर सकता हूँ।
हूँ। पीछे से टकला कहने लगता है, तुम्हें कैसे आइडिया हुआ? स्पेयर किंग कहने लगता है, मेरी नज़र तेरे से ज़्यादा बेटर है। तभी लीडर कहने लगता है, तुम दोनों की नज़र इतनी अच्छी नहीं जितनी मेरी है। और फिर वो बताने लगता है, इसने जो अंगूठा पहले मारा था ना, वो ऐसे ही नहीं मारा था, उसने एक्यूपेंचर दबा दिया था, जिस वजह से उस डोर की स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई थी। और जब उसने पंच किया तो वो इजीली डोर पीछे चली गई। ये बात सुनकर स्पेयर किंग कहता है, ओह मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन इस बच्चे ने अपनी पावर शो करते हुए काफ़ी ज़्यादा ही क्रिएटिविटी शो की है। ये बात सुनकर लीडर कहने लगता है, वैसे क्रिएटिविटी भी एक काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी स्किल होती है जो सिर्फ और सिर्फ जीनियस इसके पास होती है। टकला और यहाँ स्पेयर किंग दोनों चुप से हो जाते हैं और यहाँ पे यूसंग अपने आप में ही गुनगुना रहा होता है और कहने लगता है, वेल वेल मैं जीत चुका हूँ। वेल अगला सीन हमें यूसंग का दिखाया जाता है, जिसका एकेडमी में एडमिशन हो चुका है। वो हिप्पी फुर्रे कर रहा होता है और वो बताने लगता है, आज से 10 से 20 साल बाद वो टेक्निक आज़ाद हो गई और उससे आप किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को हरा सकते हो। वेल ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी चीज़ है और कहने लगता है, मेरे 40 साल की ज़िंदगी वेस्ट नहीं गई, उसके एक्सपीरियंस ने आज मुझे बचा लिया। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, मिशन कंप्लीट हो चुका है, आपको रिवार्ड मिल रहा है। तभी हमारे एमसी को फील होता है कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगी है। यूसन कहने लगता है, क्या मेरी ताकत बढ़ चुकी है? तभी उसे एक एडिशनल रिवार्ड मिलता है। उसके सामने 3 चीज़ें होती हैं, एक है पिल, दूसरी है सोर्ड और तीसरी है थर्ड आई। वेल नाउ अब हमें तीनों चीज़ों की डिटेल्स बताई जाती हैं। पहली चीज़ तो ये पिल काफ़ी ज़्यादा ही स्पेशल है और ये मोस्टली शॉयलिन्स को मिलती है। और दूसरी ये सोर्ड, ये ड्रैगन सोर्ड है और ये काफ़ी ज़्यादा ही रेयर सोर्ड है जो बाद में जाकर एक यंग मास्टर को मिलेगी और वो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल हो जाएगा इस सोर्ड की वजह से। और यहाँ पे हमारा एमसी इसी बात को लेकर खुश हो जाता है और कहने लगता है, मुझे लगता है मेरी लाइफ अब बेटर होने वाली है, क्या मैं इन चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ? लेकिन पीछे से कोई उसको आके गले से पकड़ लेता है और इस वजह से वो गलती से थर्ड आई को क्लिक कर देता है। यूजंग पीछे देखता है और कहने लगता है, कमीने तो कौन है? पीछे हमें एक डैशिंग सा लड़का दिखाया जाता है। वैसे आई लाइक हिज हेयर स्टाइल। तभी जैसे ही हमारा एमसी उसका नाम सुनता है, उसे पता लगता है ये जियांग योंग है और मैं इसे जियान ही कहूँगा क्योंकि जियांग योंग काफ़ी वियर्ड साउंड करेगा। वाओ वाओ। तभी जियांग सोंग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहने लगता है, एक सेकंड, तुझे मेरा नाम पता है? यहाँ पे यूसंग कहता है, हाँ हाँ भाई। ये बात सुनकर जॉनसन कहता है, वैसे इस बारे में मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका हूँ, वाल मैं यहाँ से चलता हूँ। इसी टाइम यूसंग हमें बताने लगता है, ये जियांग काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक इंसान है, ये जीनियस में भी ज़्यादा जीनियस था, ये एक नेचुरल बोर्न टैलेंट था। यूसंग भी जियांग को कहने लगता है, हाँ तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। यूसंग खुद में ही बड़बड़ाने लगता है, जियांग इतना जीनियस इंसान वो मेरा क्लासमेट बनेगा। तभी जियांग वहाँ से जाते हुए कहने लगता है, वैसे बच्चा तेरा नाम क्या है? लेकिन यहाँ पे यूसंग का तो उसकी बात पे ध्यान ही नहीं होता, उसका ध्यान होता है उसके ऊपर लिखे हुए वर्ड पर और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जियांग का नाम और उसका लेवल लिखा होता है। जियांग उसको फिर से कहता है, हे बच्चा तेरा नाम क्या है? तभी यूसंग कहने लगता है, हाँ मेरा नाम यूसंग है। और वो दिल ही दिल में कहने लगता है, ये इसके ऊपर वर्ड क्या लिखा हुआ था मैं समझ नहीं पाया। तभी नीचे कुछ लिखा आता है, आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है और अभी ये लेवल 1 पे है। यूसंग खुद में ही सोचने लगता है, क्या ये थर्ड आई की पावर है जिससे मैं किसी का नाम भी पता कर सकता हूँ? और साथ साथ ये लेवल क्या है और ये नंबर किस तरह की पावर, क्या ये पावर का रेफरेंस है? और अगर जियांग 9 नंबर पे है, जियांग कहता है, ओए मैं सोने लगा हूँ और मुझे उठा दी जब एग्जाम ओवर हो जाए। इसी टाइम यूसंग जियांग की बात को नज़रअंदाज करते हुए बाहर देखने लगता है। उसे एक गार्ड और एक आदमी दिखाया जाता है और उनके ऊपर भी लेवल लिखे होते हैं। तभी यूसंग कहने लगता है, इस गार्ड के ऊपर भी 9 लेवल लिखा हुआ है, क्या ये जियांग के लेवल के बराबर है? इसका मतलब जियांग इसके बराबर है ताकत के अंदर। पीछे से जियांग यूसंग को कहने लगता है, हे वैसे तुझे क्या लगता है इस दफा हम दोनों के अलावा कोई पास हो सकता है? वह मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से हम दोनों ही पास हुए हैं। तभी पीछे से एक डैशिंग सी आवाज़ आती है, एक लड़की आती है और वो कहने लगती है, तुम गधों को किसने कहा कि तुम्हारे अलावा कोई और पास नहीं हो सकता? और हमें पता लगता है ये सुसु है, चुआन सुसु, जो इस टाइम इस एकेडमी के लीडर की बेटी है जिसकी वो एकेडमी का लीडर बात कर रहा था। तभी जियांग कहने लगता है, सुसु अब ये मत कहीं कि तूने अपने बाप के कनेक्शन का यूज़ करते हुए इस एकेडमी में एडमिशन लिया है।
वेल अगर तेरा बाप अपने इन्फ्लुएंस को यूज कर रहा है तो ये पास कर रहा है, ये कितनी गलत बात है। लेकिन इस सब से तो यूसंग की फटके हाथ में आ चुकी होती है और वो कहने लगता है मैं यकीन नहीं कर सकता, हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा बुरी औरत ये वही है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक थी औरत, क्या ये इस फैमिली से आती थी और ये मेरी क्लासमेट होने वाली है, मैं यकीन नहीं कर सकता। इसी टाइम सुसु अपने लिए स्टैंड लेती है और इंडिपेंडेंट वुमन की तरह जियांग के ऊपर लात रखते हुए कहने लगती है, हे लड़के तू मेरी तरफ क्या घूर घूर के देख रहा है। यूसन कहने लगता है मुझे माफ करना, मैं बस थोड़ा सा सरप्राइज था, और कुछ भी नहीं। सुसु कहती है अच्छा, और जियांग को पकड़ते हुए कहने लगती है और हाँ गधे, मैं तुझे बताना चाहूंगी मैंने यह एग्जाम अपनी एबिलिटी के भरोसे पास किया है, इसलिए नहीं कि मैं किसी की बेटी हूँ। अच्छा ना, और गधे हर कोई तेरी तरह कटोरा कट नहीं करवा लेता। लेकिन जियांग इससे थोड़ा सा भड़क जाता है और वो कहने लगता है अक्ल की अंधी, इसे साइड पफ कहते हैं, अगर तुझे फैशन के बारे में कुछ पता नहीं है तो बात ना किया कर। सुसु कहती है फैशन, घंटा इसे कोई फैशन कहेगा। पीछे से यूसंग कहने लगता है क्या ये शुरू से हमेशा से लड़ते आए हैं, मुझे नहीं पता था इस बारे में। तभी स्पेयर किंग अंदर आते हुए कहने लगते हैं हे तुम दोनों को ज्यादा ही ऊंची बोल रहे हो। इसी टाइम वो और दो बच्चों को अंदर भेजता है और वो कहने लगता है इस साल सिर्फ 5 बच्चे पास हुए हैं और डायरेक्ट डिसाइपल बने हैं। खैर मैं तुम लोगों के लिए काले कपड़े लेकर आया हूँ, जल्दी से इनको पहन लो और बाहर आ जाना। तभी सुसु कहने लगती है मास्टर बाहर जाने से पहले आप हमें बताएंगे कि हमारी रैंकिंग क्या है, मतलब किसने ज़्यादा नंबर से पास किया, काइंड ऑफ वाइल्ड शिट। तभी स्पेयर किंग पीछे देखता है और वो कहने लगता है यूसंग की तरफ उंगली करते हुए पहले नंबर पे वो है और दूसरे नंबर पे जियांग की तरफ कर देता है और तीसरे नंबर पे वो सुसु को कर देता है। यहाँ पे सुसु हैरान और यहाँ पे जियांग कहने लगता है इस बच्चे ने मेरे से ज़्यादा नंबर ले लिए, और वो कहने लगता है मुझे तो इससे लड़ना ही होगा, मैं इससे कल स्पारिंग मैच करूंगा। सुसु कह रही होती है ये दोनों ने मुझे कैसे हरा दिया। यूसन कहने लगता है मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए वरना मेरा किस्सा खत्म होगा। लेकिन द मोस्ट फनी पार्ट, वो तो दो बच्चे पीछे होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं सर हमारा नंबर, और स्पेयर के उनको इग्नोर करके निकल जाते हैं। खैर जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ना वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। हमें शाम दिखाई जाती है जहाँ पे जियांग कहने लगता है हाँ सारा दिन ख़त्म हो गया इनकी बकवास सुनते सुनते, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, हाँ मैं जाने लगा हूँ, अपना ख्याल रखना और हाँ कल मिलते हैं। पीछे से सुसु कहने लगती है तुझसे मिलना कौन चाहता है कटोरे कट वाले। तभी यूसंग भी सुसु को बाय करता है, सुसु कहती है अपना ख्याल रखना कल मिलते हैं, और वो दोनों बाय करके निकल जाते हैं। खैर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूसंग लेट हो चुका है और वो कहने लगता है फक फक फक, मैं लेट कैसे हो सकता हूँ अपने पहले ही दिन। और हमें गार्ड दिखाया जाता है, यूसंग वहाँ पे पहुँचने वाला होता है, कहता है मैं फाइनली गेट तक पहुँच चुका हूँ, लेकिन गार्ड उसी टाइम गेट बंद कर देता है यूसंग के मुंह पर। यूसंग कहता है फक 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 मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। लेकिन पीछे से जियांग आता है और वो कहने लगता है वेल वेल मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा दोस्त वो भी आज लेट आया है, वेल मैं समझ सकता हूँ तुझे भी बहुत नींद आती होगी ना, मुझे पता है तो बस छुपा रहा है, सारी रात तो प्रैक्टिस करता होगा और फिर तुझे नींद आ जाती होगी। लेकिन यूसंग कहने लगता है फक ये बंदा पागल है क्या। तभी जियांग यूसंग को कहता है चल बेटे आजा एक स्पारिंग मैच करते हैं, मैं देखना चाहता हूँ जो बंदा फर्स्ट प्लेस पे आया था वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस सब से यूसंग की फटी क्योंकि उसके पास तो कोई रियल स्किल है ही नहीं, इसलिए वो कहने लगता है भाई हम क्यों लड़ने वाले हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, हम तो भाई भाई हैं। लेकिन इसी टाइम एक इमरजेंसी मिशन आ जाता है कि भाई जियांग को हराओ और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट है, अगर आप जीते आपको एक मार्शल आर्ट टेक्निक मिलेगी, लेकिन अगर आप हारे तो आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाओगे। इस टाइम यूसंग हमें बताने लगता है पास्ट लाइफ के अंदर भी जियांग सेम टू सेम ऐसा हुआ करता था, और हमें दिखाया जाता है यूसंग एक लाइब्रेरी के अंदर कुछ रीड कर रहा होता है और बाहर जियांग जितने बच्चे होते हैं ना उनसे फाइट कर रहा होता है। खैर ये सीन प्रेजेंट का नहीं है, ये सीन पास्ट का है जो इस टाइम यूसंग रिमेम्बर कर रहे हैं जियांग के बारे में। तभी वो बताने लगता है जियांग एक पागल इंसान था जो अपने सीनियर अपने जूनियर जो भी उसको लगता है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे फाइट करने के लिए पागल सा हो जाता था। और यहाँ पे जियांग कह रहा होता है हे अब क्या हुआ तुम लोगों को, मैं तो कहता हूँ तुम सारे एक साथ मेरे पे टपको, मैं देखता हूँ फिर कैसे लड़ते हैं हम। यूसंग बताने लगता है जियांग जो था ना वो पहला यूनिवर्सिटी हॉल का लीडर बना, फिर ना सिर्फ वो यूनिवर्सिटी हॉल का लीडर बना और साथ ही साथ वो मोरिम अलायंस का 8वां लीडर भी बना। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे लोग ड्रैगन कहा करते थे, मोरिम का ड्रैगन। वेल इसी टाइम यूसंग कहने लगता है
जियांग एक रियल जीनियस था। वो हमेशा से एक रियल जीनियस था। क्या मैं एक रियल जीनियस के खिलाफ लड़ सकता हूँ? और फिर वो कहने लगता है, लेकिन मैं अगर हार गया तो ये ऐसा होगा जैसे मैं हमेशा के लिए मरने वाला हूँ, क्योंकि उसको हारने पे कहा गया है कि अगर तुम हारे बेटा तो तुम अपनी बॉडी को दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे यूसन को एक मिशन मिल चुका है और उसको जियांग से लड़ना ही पड़ेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तभी यूसन कहने लगता है, मुझे इस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा, इसका लेवल तो 9 है। मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा बुरी कैसे हो सकती है, लेकिन मेरे पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इसको हरा दूंगा चाहे जितना मर्जी जीनियस हो। यूसन कहता है, ठीक है हम फाइट करते हैं अब। जियांग आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, हम मैं तेरी स्किल्स देखूंगा बच्चे। यूसंग आगे बढ़ते हुए खुद को मोटिवेट कर रहा होता है और कहने लगता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। जियांग भी वहां से बढ़ता है क्योंकि यूसंग की हाइट छोटी है और जियांग की हाइट लंबी है। दैट्स वाई जियांग के हाथ भी लंबे हैं। यूसंग इससे पहले अपना पंच जियांग को मारता, जियांग अपने हाथ पहले ही आगे ले आता है और यूसंग को उसके मुंह से पकड़ के उठा लेता है। इससे पहले जियांग उसको मारता, यूसंग अपने थंब का इस्तेमाल करते हुए उसके आर्म में एक्यूपेंचर दबा देता है, जिस वजह से यूसंग का वो हाथ वीक पड़ जाता है। जियांग के इंस्टिंक्ट की वजह से जियांग यूसंग को पंच करता है, लेकिन यूसंग किसी तरीके से उसको डॉज कर लेता है और फिर आगे बढ़ता है और कहने लगता है, फाइनली मुझे एक ओपनिंग मिल चुकी है, ये मेरा चांस है। लेकिन वो जियांग को पंच ही नहीं कर पाता। जियांग भी बहुत इजीली उसके पंच को डॉज कर लेता है। यूसंग कहता है, फक, इसने डॉज कैसे कर लिया? लेकिन यूसंग के पास इतना टाइम नहीं होता और उसके मुंह पर एक पंच पड़ चुका होता है जियांग की तरफ से और यूसन के मुंह से खून निकलने लगता है और वो कहने लगता है, फक, इसके पास काउंटर अटैक पहले से ही था। जियांग भी यूसन की स्किल को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है, मैं थोड़ा सा शौक हूँ और मुझे समझ नहीं आई क्या इसने मेरे एक्यूपेंचर पॉइंट को दबा दिया था, इस वजह से मेरे इस हाथ की पूरी स्ट्रेंथ ही चली गई थी। हाँ, वैसे इस बच्चे को मैंने अंडर एस्टिमेट करके गलती ही की। तभी यूसन भी आगे बढ़ पड़ता है। जियांग कहता है, ये इतना आगे कैसे पहुंच गया? लेकिन यूसंग अपना अटैक इससे पहले करता, जियांग उसे उठाता है एंड उसको उठा के जमीन पे मार देता है और हमें पता लगता है यहाँ पे जियांग ने जुजुत्सु का इस्तेमाल किया है। लेकिन यूसंग भी यूसंग ठहरा, वो भी कलाबाजी मारता है और जियांग से दूर आ जाता है। दूर आते साथ ही यूसंग कहने लगता है, क्या ही किस्मत खराब है मेरी, मेरे 30 साल का एक्सपीरियंस इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये बॉडी भी यूजलेस है और इसके पास कोई टैलेंट भी नहीं है, लेकिन मेरे सामने एक टैलेंटेड मॉन्स्टर खड़ा है, मैं इससे कैसे लड़ूं, ये कुछ समझ नहीं आ रही। जियांग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है, आज तक मैंने जिससे भी फाइट किया है वो हमेशा मेरे से पहले दूसरे अटैक में हार गया, लेकिन ये बच्चा ये काफ़ी ज़्यादा ही अलग है, ये अब तक मेरे अटैक को डॉज करता आ रहा है और ये कैसे अवॉइड कर पा रहा है, मैं नहीं समझ पाया। तभी वो यूसंग से कहने लगता है, मुझे पता है यार तू कुछ चीज़ें छुपा रहा है, तो एग्जाम में फर्स्ट प्लेस इस स्किल के साथ तो नहीं आ सकता, तो मुझे दिखा तूने क्या किया था, क्या वो स्वॉर्डमैनशिप थी, क्या किया था तूने ऐसा जिससे तू फर्स्ट प्लेस पे आया? यूसन कहने लगता है, मैं इस बेवकूफ को क्या कहूँ, मेरी किस्मत खराब है जो मैं ऐसे एक मॉन्स्टर से लड़ रहा हूँ और ऊपर से मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है। एक सेकंड, स्वॉर्ड से मुझे कुछ याद आया। यहाँ पे मार्शल आर्ट से रिलेटेड कुछ बताया जाता है और काफ़ी लंबा चौड़ा करके बताया गया है, मैं उसको सिंपल करके तुम्हें बताना चाहूँगा। यूसन को एकदम से याद आता है, जिस तरह स्वॉर्ड को यूज़ करते हैं एक अपने बॉडी पार्ट की तरह, उसी तरह हम अपने बॉडी पार्ट्स को भी सोर्ड्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसी टाइम हमारे यूसन की मेमोरी अनलॉक होती है और उसके साथ उसको एक नई स्किल मिल जाती है और ये याद करते साथ ही यूसन के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जियांग आगे बढ़ता है और वो कहने लगता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी रियल फिस्ट की पावर, और यूसन भी आगे बढ़ पड़ता है और वो कहता है, हाँ मैं इस टेक्निक को कैसे भूल सकता हूँ। और इस टाइम वो अपनी लेग को एज ए सोर्ड यूज़ कर रहे हैं अटैक के लिए। आई नो दिस इज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बट ये किसी तरह का अटैक ही है तो इसी हिसाब से तुम समझो। और इसी टाइम वो अपने अटैक को यानी अपनी लेग को यूसन की फिस्ट पे मार देता है और यहाँ पे यूसन खुशी हो रहा होता है, लेकिन वो एकदम से हवा में उड़ जाता है और उसको रियलाइज होता है डजेंट मैटर उसके पास जितनी ज़्यादा अच्छी स्किल हो, इस टाइम उसका मुकाबला एक रियल जीनियस के साथ है और उस टाइम उसकी बॉडी भी उससे ज़्यादा बेटर है, उसके पास टैलेंट भी ज़्यादा है। दैट्स वाई हमारा एमसी इसी टाइम नीचे गिर जाता है और उसका मिशन फेल हो चुका होता है और मिशन फेल करने की वजह से वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता। जियांग कहने लगता है,
इस कमीने ने तो मुझे ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, ये इसलिए फर्स्ट प्लेस पे आया है। ये अच्छा था। और यहाँ पे वो एक टेक्निक का नाम बताता है गोनपंग, जो उसने यूज़ की है। यहाँ पे यूसंग हमें बताने लगता है ये एक ऐसी टेक्निक थी जो मैं 30 साल का जब हुआ था ना तब मैंने जाके सीखी थी, और ये कमीना ये मुश्किल से 16 साल का होगा और इस कमीने ने ये स्किल अभी से ही सीख ली है, मुझे यकीन नहीं होता। और यहाँ पे जियांग आगे बढ़ता है और वो कहने लगता है चल यूसंग उठ जा, लेकिन यहाँ यूसंग ने मिशन को फेल कर दिया है। दैट्स वाई उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो कहने लगता है ओ फक, मेरी बॉडी मुझे काफ़ी ज़्यादा ही लेजी फील हो रही है, ये क्या हो रहा है मुझे। और वो एकदम से आंखें बंद कर लेता है और कहता है क्या मैं अपनी बॉडी का कभी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा अब। इसी के साथ इसका पार्ट 1 खत्म होता है। कल इसका पार्ट 2 आएगा और परसों इसका पार्ट 3 आएगा, तो तुम लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ इसको अभी ख़त्म करते हैं। बाय बाय।